नमस्कार दोस्तों, द तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खूब सारी खबरों को लेकर दोस्तों आज भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो दोस्तों आपको खूब तरीके की खबरों का एक प्रॉपर एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन आसान भाषा में मिल जाएगा, जो कि हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। तो दोस्तों अगर अपन अपनी पहली खबर की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों पहली खबर आती है कर्नाटका से। कर्नाटका के अंदर जहां कांग्रेस सरकार ने अब ये प्रूव कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस सरकार एक हिंदू विरोधी पार्टी है और ये पार्टी अब जहां जहां हिंदुओं के ऊपर चीज होगी उस चीज को मिटाना चाहती है। इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को राम के नाम से नफरत है और ये राम का नाम भी मिटाना चाहती है। और इन्होंने एक ताज़ा उदाहरण भी दे दिया है। हाल ही में देखने को मिला कि कर्नाटका के अंदर दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसका नाम है रामनगर। कर्नाटका कांग्रेस ने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रामनगर से बदलकर बैंगलोर साउथ कर दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको कहा कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है और उन्होंने अपना चरित्र अब दिखाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो बार बार ये बयान देते रहते थे कि कांग्रेस सरकार नाम बदलने के खिलाफ है। ये पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदलने का विरोध किया करती थी, लेकिन अब ये खुद नाम को बदल रहे हैं और राम के नाम को बदल रहे हैं। इसी के साथ ही इसको अगर अपन ब्रीफली देखें तो देखने को मिलता है कि अब इसका जो अपोजिशन है वो यानी कि बीजेपी सरकार जो अब इसका अपोज करना शुरू कर चुकी है। धीरे धीरे ये भी देखने को मिल रहा है कि अमित मालवीय जैसे बड़े बड़े बीजेपी के नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे जिलों का नाम आप नहीं बदल सकते जहां पर इनकी क्या विचारा देखने को मिल रही है। सीधी ये विचारा देखने को मिल रही है कि जो जनता के अंदर जो लोग हैं जो राम का विरोध करते हैं, वो जनता कौन सी है जो राम का विरोध करती है? वो जनता कौन है दोस्तों? वो जनता है कांग्रेस का वोट बैंक। और कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके से तिगड़म बिछा रहा है। लेकिन डीके शिव कुमार जो कि वहाँ के डेप्यूटी सीएम है और सीएम की लॉबी में आते हैं, वो कहते हैं बैंगलोर मेरे अंडर पड़ता है, इसलिए मैंने इसका नाम बदला है। और इसका कारण उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। रामनगर बदल कर मैंने बैंगलोर साउथ रख दिया है, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। और इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि रामनगर डेवलप हो जाएगा। लेकिन उसका नाम बदल दिया है उन्होंने। सोचिए कितनी बेहूदी उन्होंने बात बोली है। इसका मतलब ये है कि अयोध्या के अंदर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है, वाराणसी के अंदर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो उत्तर प्रदेश के उन राज्यों में रहा है जिनका नाम बदले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक चेंजेस हो चुके हैं, वहाँ पर लोगों में बदलाव आ चुका है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस के अंदर, प्रशासन के अंदर लोगों का भरोसा जग चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, डायरेक्ट जापान से आ रहे हैं। जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट आकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से मिल रही है और वहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। क्या कर्नाटका के अंदर ऐसा कुछ हो पा रहा है या फिर अब ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक से रामनगर के नाम बदलने से? होता तो है, कर्नाटका के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन उसके अंदर रामनगर का नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को? साफ साफ दिखाता है कांग्रेस का वो दोहरा चरित्र जो हिंदुओं के आंखों के ऊपर पट्टी बांधना चाहता है। इसी के साथ साथ इसके अगर अपन ब्रीफली देखें तो कांग्रेस ने शुरुआत से अब तक राम का विरोध ही किया है। 13 सितंबर 2007 को कांग्रेस सरकार जब सत्ता के अंदर बैठी थी भारत के अंदर, तब कांग्रेस ने ये प्रूफ कहा था और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम के होने का तो कोई प्रूफ ही नहीं है। इस तरीके से बातें कांग्रेस की हुई हैं। इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो ओल्ड मैसूर रीजन जो है वो आता है किसके अंदर? ये मैं बता रहा हूँ, ओल्ड मैसूर रीजन के अंदर आता है। क्या आता है? रामनगर डिस्ट्रिक्ट आता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई जाति का प्रभाव है तो वो दोस्तों है वोकालीगा जाति। और वोकालीगा के जाति के ज्यादातर वोटर्स एक तरीके से जेडीएस को वोट देते हैं, यानी कि जेडीएस का एक वोट बैंक बहुत बड़ा यहाँ पर रहता है। जेडीएस वो पार्टी है यानी कि जनता दल सेकुलर वो पार्टी है जो यहाँ पर अच्छा खासा वर्चस्व रखती है। और अब जेडीएस के लोगों के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में यहाँ पर एक अनबन हो जाए, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरीके से एक्टिविटी की गई है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस ऐसी चीज़ों को अंजाम दे क्यों रही है। कांग्रेस कहती है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति अच्छी तरीके से करते हैं, हम तो धार्मिक राजनीति करते ही नहीं है। अगर आप नहीं करते तो आप इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहे हैं जहां आपको एक खेद पैदा करने की जरूरत पड़ रही है दो लोगों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, और यहाँ पर आपने तो राम का नाम ही बदल दिया। अगर अपन आज की अगली खबर पे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगली खबर, क्योंकि पहली खबर अपनों ने कांग्रेस की कवर करी,
तो दोस्तों अगली खबर अपन राहुल गांधी की कवर करेंगे। राहुल गांधी ने आपने देखा होगा कि जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी और सेना के अंदर कहा गया था कि अब अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, तो दोस्तों राहुल गांधी वो थे जो अग्निपथ स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बार बार इस स्कीम की आलोचना कर रहे थे और न जाने कौन से डेटा, न जाने कौन से रिकॉर्ड को उठाकर बेफिजूल की बातें पार्लियामेंट और बाहर भाषणों के अंदर, रैलियों के अंदर दे रहे थे। इसके ये पता चलता है कि राहुल गांधी ने खूब सारे भाषण दिए। पहले आप वो तमाम भाषण सुन लीजिए। जवान नहीं कहा जा सकता, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। दोस्तों आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, इसका अगर जिस्ट निकालें यानी कि एकदम छोटा मतलब निकालें, क्योंकि बात तो बहुत ही छोटी सी कही है, नीच बात कही है, तो इसका मतलब भी एक छोटा सा ही निकलेगा। वो मतलब ये कहना चाहते हैं कि अग्निवीर असक्षम है चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए, साफ साफ उन्होंने ये कहा है। इसके बाद में ये कहते हैं कि अग्निवीरों को पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने ये कहा। दोनों बातों पर आते हैं। पहली बात, अग्निवीर क्या असक्षम है? दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट निकली कि जब पाकिस्तान ने अपनी गंदी करतूत दिखाते हुए 7 मई से 12 मई के बीच इंडिया के ऊपर खूब सारे ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स किए थे, तब उन ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम रोक रहे थे। और उस दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन मैनेज कर रहा था? दोस्तों वो मैनेजमेंट कर रहे थे हमारे भारत के 3000 अग्निवीर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अग्निवीर क्या बला है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, अग्निवीर अब वो चीज है जो अब दुश्मन को भारत के धरती पर, भारत की जमीन पर छूने भी नहीं देगी, यानी कि उतरने भी नहीं देगी। अग्निवीर वो खतरनाक चीज है। अब अग्निवीरों ने ऐसा आखिर कैसे करके दिखा दिया? तो दोस्तों इसके बारे में काफी अफवाह फैल रही थी, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि अग्निवीरों ने, 3000 अग्निवीरों ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मैनेज करा और वो सफलता उन्होंने पाई कि दुश्मन देश के जो भी ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थी, उनको देशनाबूद कर दिया, इंटरसेप्ट करा हवा में, आसमान में, और उनको वहीं ब्लास्ट कर दिया। वो इसलिए ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि दोस्तों उनको 2 साल की बढ़िया ट्रेनिंग मिली है। जी हाँ, राहुल गांधी आपको भाषणों में कहते सुनाई दे जाएंगे कि उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी है, लेकिन दोस्तों असल में 2 साल की ट्रेनिंग है। और 2 साल की ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों अग्निवीरों को डिवाइड किया गया है अलग अलग कामों में, अलग अलग पर्टिकुलर एक कामों में। उदाहरण के लिए जो 3000 अग्निवीर थे जो एयर डिफेंस सिस्टम को मैनेज कर रहे थे, इनको 2 साल के लिए प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, इसी की ही ट्रेनिंग मिली थी। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये हाइलाइटर चलाना है और ये हाइलाइटर चलाने की प्रैक्टिस आपको 2 साल तक करनी है, तो क्या आप 2 साल में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे हाइलाइटर चलाने में? इसी तरीके से दोस्तों हमारे अग्निवीर भी एकदम परफेक्ट हो गए थे एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने में। और जैसे ही पाकिस्तान की मिसाइलें आई, ड्रोन्स आई, टर्की से भी भीख में मिली हुई, उन सबको हमारे अग्निवीरों ने देशनाबूद कर दिया। और ये सफलता अग्निवीरों ने पाई अग्निपथ स्कीम के तहत, जो कि राहुल गांधी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। राहुल गांधी ने लगातार इस चीज का दुष्प्रचार करा, लगातार ये सोचा कि आखिर मैं इस चीज को किस तरीके से डिफेम कर दूं। इसी के साथ ही अगर दोस्तों अपन अग्निवीर के उन पैसों पर आते हैं जो उनको सैलरी, पेंशन, और अगर वो शहीद हो जाते हैं उस समय मिलती है, तो दोस्तों अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ से भी ज्यादा तक का मुआवजा टोटल मिला के मिलता है। उसके अंदर वेरियस चीजें 99 लाख का जो डायरेक्ट सपोर्ट उसके परिवार को डायरेक्ट मिल जाएगा। और बाकी फिर उसके बाद में वेरियस चेंजेस भी हैं। 5 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा तो अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा 11 लाख के आसपास का। और अगर उनमें से कुछ 25 या 35% छट जाते हैं, प्रॉपर तरीके से बढ़ जाते हैं, वापस परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं, यानी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो उनको भी आगे चल के बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलने वाले हैं। और जो नहीं होते हैं उनको तो डेफिनेटली अलग अलग जगह मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 साल की एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है किसी ना किसी सिस्टम के अंदर, तो उनको डेफिनेटली मिल जाएंगे। किसी डिफेंस कंपनी के अंदर ही मिल जाएंगे। खूब सारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके अंदर उनको जॉब मिल जाएगी। तो राहुल गांधी किस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे सामने आ गया है। और जिसका वो दुष्प्रचार कर रहे थे उस चीज ने, यानी कि अग्निपथ चीज ने, अग्निपथ स्कीम ने और अग्निवीरों ने खुद राहुल गांधी को कह दिया है कि सर आप गलत कह रहे थे, हम बिल्कुल सक्षम हैं, आप भिड़ाइए तो सही हमें पाकिस्तानियों से, आप भिड़ाइए तो सही हमें चाइना वालों से, हम हमारी सक्षमता को साबित करके दिखाएंगे। और उन्होंने दोस्तों साबित भी करके दिखा दिया। भाजपा को कहीं कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके काम ने उनको एकदम दिखा दिया है।
फौजियों के काम ने उनको बिल्कुल दिखा दिया है और भाजपा को इसकी प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो किस तरीके से वो डिफेम होते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है, हर चीज़ देखने को मिलती है। और अग्निवीर दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये पॉलिसी सीधी सीधी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है दोस्तों? वो पॉलिसी है, भारत में कई बार कहा जाता है कि इजराइल जैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये पॉलिसी एकदम इजराइल वाली ही ट्रेनिंग है। यहाँ पर इजराइल के अंदर भी सेम ऐसी चीज़ें होती है और भारत के अंदर भी आपने देखा कि अग्निवीरों को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ इससे काफ़ी पैसा भी बचता है। भारतीय डिफेंस बजट का जो ज़्यादातर पैसा है पेंशन और सैलरी में चल जाता है। यहाँ पर क्योंकि अग्निवीर पैसा बचा लेंगे सरकार का, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स, डिफेंस सिस्टम्स खरीदे भी जा सकते हैं। आर्मी सिस्टम्स, जो जितने भी मिलिट्री सिस्टम्स हैं, ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं, इन चीज़ों को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सबको खरीदा भी जा सकता है। आर्टिलरीज खरीदी जा सकती हैं क्योंकि वो पैसा बचेगा। तो आपने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से हिंदू विरोधी राजनीति करती है, फिर राहुल गांधी किस तरीके से भारत विरोधी प्रचार करते हैं अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग स्कीम्स का, जो कि पॉजिटिव साबित होती दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अपन दोस्तों पहुंच जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। किसके लिए रोने लगता है? अरे यार आप भी समझिए, प्यास के लिए मर रहा है वो, तो प्यास के लिए वो रोने लग जाता है। कहता है पापा जी हमें, अंकल जी हमें पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। यूनाइटेड नेशंस तो अंकल जी हो गया ना, पापा जी तो भारत है। तो वहाँ पर जाके कहता है कि हमें पानी की प्यास लग रही है, पानी की प्यास लग रही है, आप हमें पानी पिला दीजिए। और वहाँ के पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या कहते हैं? वो दोस्तों कहते हैं कि वाटर इज लाइफ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, यानी कि पानी जिंदगी है, युद्ध का हथियार नहीं है। उसके बाद दोस्तों भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के, वो उनको करारा जवाब देते हैं और कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने 65 साल पहले इसलिए साइन की थी क्योंकि भारत को भरोसा था थोड़ा बहुत पाकिस्तान के ऊपर, और भारत ने वो पॉलिसी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी एक गुड फेथ के लिए साइन की थी, यानी कि मन में एक अच्छी भावना रख के साइन की थी कि पाकिस्तान कभी भी भारत के पीठ पर खंजर नहीं घोंपेगा, पाकिस्तान हमेशा भारत का मान सम्मान रखेगा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, आतंकवादियों को नहीं भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों बदले में पाकिस्तान ने क्या करा? पिछले 40 साल के अंदर पाकिस्तान ने भारत के 20,000 लोगों को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ आतंकी हमले करा कर। उनके भाड़े के टट्टू जो पाकिस्तान के अंदर जंगलों के अंदर छुप के बैठते हैं, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये जो आतंकी बैठे रहते हैं, इनको पैसा देता था पाकिस्तान, इनको ट्रेनिंग देता थी पाकिस्तान आर्मी, और इन्होंने भारत के 20,000 आम नागरिकों को यहाँ पर मारा है। इसके अंदर खूब सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी हैं। है तो भारत के 20,000 नागरिक ही। इन सभी 20,000 नागरिकों को किसने मारा है पिछले 40 सालों के अंदर? दोस्तों ये पाकिस्तानी था जिसने मारा है। उन्होंने ये चीज़ कोट करी, इंडिया के परमानेंट यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव ने इस चीज़ को वहाँ पर कोट किया और बताया कि पाकिस्तान की असली जो हकीकत का चेहरा है वो कैसा दिखता है। वो काला दिखता है, वो गोरा नहीं, वो काला है, बिल्कुल तरीके से काला है, जिसके पीछे एक दानव छुपा हुआ है, जिसके पीछे एक गद्दार छुपा हुआ है, वो है। बदले में पाकिस्तान ने इन पिछले कुछ सालों के अंदर भारत से 3 से 4 बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी हैं। हालांकि पाकिस्तान हारा है, लेकिन भारत को तो नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया द्वारा गिनवाई गई और यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौजूद देशों को ये चीज़ बताई गई कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान कार्य प्रणाली अपनी रचता है, आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है। और आप लोग जब हम भारतीय जब इस आतंकवाद के ऊपर प्रहार करते हैं तो आप विदेशी लोग क्यों नहीं इस चीज़ पर बोलते? भारत ने तमाम चीज़ें बोली है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो उन्होंने ये भी बताया, भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस ने, उन्होंने ये भी कहा कि भारत कुछ डैम्स का भी निर्माण करना चाहता था जो कि डैम्स खराब हो चुके थे। उनको एक अलग कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, उनको एक मेंटेनेंस की जरूरत थी। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान बार बार मना कर देता था और ये खतरे की घंटी साबित हो सकता था। इसलिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी तो तोड़ी, लेकिन अब इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया है और अलग अलग जगह पर मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है और पाकिस्तान कर को भी कुछ नहीं कर सकता। इस बीच पाकिस्तान ने एक डैम के ऊपर भी आतंकवादी हमला कराने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान किस मुंह से इंडस वाटर ट्रीटी का पहली बात तो पानी मांग रहा है और किस आंखों से, किन आंखों से ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके। अगर अपन मगरमच्छ के इन आंसू और पाकिस्तान के इस दौरे चरित्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं पाकिस्तान के जो DGISPR हैं जिनका नाम है अहमद शरीफ चौधरी का साफ साफ क्या कहना है? ये पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं कि भारत अगर इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रुकेगा तो हम उनकी सांसों को चोक कर देंगे। कैसे चोक कर दोगे सर? कैसे चोक कर दोगे? अपने ना तो आप मिलिट्री एयरबेस बचा पाए, आप ना ही अपने आतंकवादियों के ठिकाने बचा पाए, कुछ तो बचा नहीं पाए और कह रहे हैं हम चोक कर देंगे। चोक तो हम आपका कर देंगे।
अगर वापस से कुछ मामला इधर उधर होता है, क्योंकि अब आपको तो पता ही है कि जो अगर एक्ट ऑफ टेरर होगा वो एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाएगा, उसको एक्ट ऑफ वॉर ऐसा कंसिडर किया जाएगा। ये सब चीज़ आपको पता ही है। अब अगर मैं बात इस अहमद शरीफ चौधरी की करूँ तो दोस्तों इसके जो पिता हैं सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये कौन थे? ये एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनको यूनाइटेड नेशंस ने बैन कर दिया था। इनको यूनाइटेड नेशंस ने बैन कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इनके ऊपर खूब सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि इस सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने दोस्तों ओसामा बिन लादेन से जाकर न्यूक्लियर डील करने की सोची थी, और वहाँ पर ओसामा बिन लादेन काबुल के अंदर मौजूद थे और अयुमान अल ज़ावेरी मौजूद थे, और इन दोनों के साथ डील करने बैठा था अहमद शरीफ चौधरी का बाप सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। ये बैठा था और कह रहा था कि आप बताइए आपको न्यूक्लियर वेपन किस तरीके का चाहिए। एक डील करने गया था न्यूक्लियर बॉम्ब की, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान का, और ये वहाँ पे डील करने गया था कि बताइए मैं आपको किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, ये सब चीज़ें। तो पाकिस्तान का जो दौरा चरित्र है सबको पता है, और धीरे धीरे करके ये सामने भी आ रहा है कि किस तरीके से इसके जो आर्मी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो यहाँ पर आतंकवादी थे। पहले आतंकवादी थे, आतंकवादियों से डील करते थे, उनको एक समय पर न्यूक्लियर वेपन्स बेच रहे थे। तो क्या भरोसा है इस अहमद शरीफ चौधरी का? ये भी हाफिज सईद को कोई न्यूक्लियर वेपन दे सकता है, या फिर मसूद अजहर को कोई वेपन दे सकता है और कह सकता है कि आप जाइए इंडिया के ऊपर हमला कर दीजिए। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन सवाल आगे चलते हैं ट्रंप की और। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जिनके अब मानसिकता के ऊपर अब अमेरिका की ही जनता शक कर रही है। इससे पहले भारत की जनता तो शक कर ही रही थी, पूरी दुनिया की जनता तो शक कर ही रही थी, लेकिन अब ट्रंप की मानसिकता के ऊपर अमेरिका की भी जनता शक कर रही है। अब दिक्कत ये है दोस्तों, ट्रंप बार बार बयान बदलते रहते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कोई माथे का ठिकाना है नहीं, किसी बात का ठिकाना है नहीं। कभी वो कहते हैं कि मैं वॉर रुकवा दूंगा, वॉर रुकती नहीं है। कभी कहीं वॉर रुक जाती है तो कहते हैं मैंने वो रुकवाई है, फिर कह देते हैं मैंने कोई वॉर नहीं रुकवाई, फिर कह देते हैं मैंने वॉर रुकवाई है। ऐसे चलता रहता है। अभी हाल ही में इनके साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे, तब उन्होंने एक वीडियो दिखा थी वाइट फार्मिंग वॉशिंग की, यानी कि कुछ वाइट फार्मर्स थे जो कि अफ्रीका के अंदर रहते थे, गोरे लोग रहते थे, गोरे फार्मर्स रहते थे, उनकी किस तरीके से मृत्यु हो चुकी है और किस तरीके से उनको दफनाया जा रहा है, वो वीडियो दिखा रहे थे। बाद में पता चला वो वीडियो साउथ अफ्रीका की है ही नहीं, वो वीडियो तो कॉन्गो की है, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बैठा के वो चीज़ दिखा दी। कभी कभी ये रिश्वत के तौर पर कतर से प्लेन ले लेते हैं और कतर को बदले में खूब सारे प्लेन्स का ऑर्डर दे देते हैं। ये सब चीज़ें चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक बुरा काम कर दिया। भारत के अंदर दोस्तों एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है खूब सारे आईफोन्स की, और आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करके वो बेचना चाहता है अमेरिका के अंदर। अब समस्या यहीं आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले एप्पल के CEO टिम कुक को कहा था कि आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग मत कीजिए, आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और अमेरिका के अंदर चीज़ें बेचिए, फिर पूरी दुनिया में बेचिए। उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन दोस्तों एप्पल को दिक्कत है अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर दोस्तों लेबर चीप नहीं है, ज़्यादा अब जगह भी नहीं बची। लेकिन अमेरिका की जो ये कंपनी है एप्पल के CEO टिम कुक का कहना है कि हम इससे पहले चाइना के अंदर हमारा प्लांट था, अब हम चाइना से अगर प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और, क्योंकि चाइना से आपने टैरिफ बढ़ा दिए, हम अगर चाइना से बेचेंगे तो चाइना पे खूब सारे टैरिफ्स हैं। अब हम आ चुके हैं इंडिया में, जो कि एशिया के अंदर ही पड़ता है, चाइना के सबसे नज़दीक है, और इंडिया के अंदर चीप लेबर भी है, खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और खूब सारी जगह भी है जहाँ पर बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि एप्पल की एक और पार्टनर कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन, और वो खूब सारे चिप्स बनाती है, जो कि चिप्स वो तमिलनाडु के अंदर अब बनाने वाली है। और उन्होंने बताया कि 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा के आसपास का उन्होंने अब नया इन्वेस्टमेंट उठाया और नया वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अलग अलग चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और एप्पल से भी उनको एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। तो इस तरीके से एप्पल तो प्रॉपर तरीके से अपने पाँव फंसाना चाहता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। लेकिन ट्रंप ये नहीं चाहते, तो ट्रंप बदले में कह रहे हैं कि अगर इंडिया के अंदर एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करता है आईफोन्स की और वो आईफोन अमेरिका में बिकने आते हैं, तो ट्रंप यानी कि अमेरिका उन आईफोन्स के ऊपर 25% के टैरिफ्स लगा देगा। कितनी बेतुक की बात है। ट्रंप सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा और एप्पल के जो CEO है, यानी कि एप्पल जो है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। एप्पल को तो हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा सिरदर्द की बात होगी अमेरिका की जनता के लिए। दोस्तों अगर अमेरिका की जनता ये जो टैरिफ है 25% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आईफोन अमेरिका के अंदर 100 रुपये का बिकता है, तो अब वो 125 रुपये का हो जाएगा। जो एप्पल की कंपनी है जो 25 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है वो अमेरिका की जनता से ही लेगी और दूसरी तरफ ट्रंप को दे देगी। तो ट्रंप के पास जो 25% ज़्यादा पैसा जा रहा है, 25% टैरिफ लगाकर, वो अमेरिका की ही तो जनता का जा रहा है। तो अमेरिका